अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी और ये जंग हमें कबूल नहीं, ये जंग कतई कबूल नहीं। देश अपना, जमीन अपनी और जंग लड़े अपने, वो भी एक नहीं, दो नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त से। भला ये कैसे कबूल हो सकता है? नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बहुत गौर से देखिए। यहां हम आपको रक्त रंजित पूर्वोत्तर का पूरा इतिहास, भूगोल समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर झगड़ा क्यों है, कब से है, कहां है और किस लिए है। मगर चाहे असम हो या फिर मिजोरम, हम सब देशवासी हैं, लिहाजा राज्यों की सीमा पर यह लड़ाई तो कबूल नहीं की जा सकती। और इस लड़ाई पर राजनीति करने वालों को भी सियासी रोटी सेंकने के बजाय जोड़ने की बात करनी चाहिए। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जो असम और मिजोरम दोनों ही राज्यों को बखूबी समझते हैं। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर देख लीजिए। असम मिजोरम विवाद को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में कल गृह सचिव ने बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। असम मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मीटिंग में शामिल होंगे। नॉर्थ ब्लॉक में यह अहम बैठक होगी और इस बैठक में समाधान निकालने की कोशिश होगी। यह खबर एक बार फिर से आपके सामने। असम मिजोरम विवाद को लेकर यह बड़ी खबर। दिल्ली में कल गृह सचिव ने बुलाई बहुत बड़ी बैठक। असम मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे। नॉर्थ ब्लॉक में यह बैठक की जाएगी, समाधान निकालने की कोशिश होगी। यह बैठक तो होगी, लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा समस्या है क्यों। क्योंकि अगर इस बैठक में समाधान पर विचार विमर्श होने वाला है चीफ सेक्रेटरीज के साथ, तो उससे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि बैकग्राउंडर क्या है, क्यों ये जो झड़पें चली आ रही थी पहले, वो इतनी बड़ी हो गई कि अब 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। ये क्यों हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। और कल जब ये बैठक होगी तो समाधान के लिए किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन इन तस्वीरों को आपको इसलिए समझना चाहिए कि एक देश के 2 राज्य, देश के भीतर 2 राज्यों के लोग अगर एक दूसरे के साथ झड़पों में इस कदर आगे बढ़ जाएं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और झड़पों में यह दिखाई दे कि देश के पुलिसकर्मी, वो बेशक किसी राज्य के लिए काम करते हों, वो मारे जाएं, सिविलियन मारे जाएं। और ये क्यों? क्योंकि 2 राज्यों के बीच में जमीन को लेकर विवाद है। 2 राज्य एक दूसरे की टेरिटरीज पर अपना हक जता रहे हैं। ये क्या हमारे देश में कबूल हो सकता है? कतई कबूल नहीं हो सकता। क्या हमारे देश में 2 राज्यों के बीच से ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं? भागा दौड़ी की, चीख पुकार की, मारपीट की, रक्त रंजित तस्वीरें जो ये बताती हों कि नॉर्थ ईस्ट, जो कि पहले ही सेंसिटिव है, नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, बंगाल का वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, वहां पहले ही चीन की ड्रैगन की निगाहें हैं। ड्रैगन पहले ही नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या मंशा रखता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद ये तस्वीरें अगर दिखाई देती हैं तो ये चिंता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जंग हमें कबूल नहीं। और ये जंग अगर 100 साल पुराना इतिहास रखती है तो उन लोगों को सोचना होगा जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि इस विवाद को ऐसे खत्म किया जाए कि लोग पीसफुली रह सकें। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, और यह बहुत अहम बात है। कहा यह भी जा रहा है कि जो अवैध घुसपैठ है बांग्लादेश की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं इस विवाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अवैध घुसपैठ कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मिजोरम के लोगों को किस बात का डर है? असम की तरफ से किस बात का डर है मिजोरम के लोगों को? और अभी आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री भी गए थे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के बीच में। ये जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा है उसको सुलझाने की दिशा में ही प्रयास करने। तो क्या जल्द इस बात का समाधान दिखाई दे सकता है? अब जरा देखिए, यह सीमा विवाद 6 राज्यों के साथ है। असम को अगर आप देखेंगे इस नक्शे में, आपको ये 7 सिस्टर्स दिखाई दे रही हैं।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये असम का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर अगर आप यहां जाएंगे तो ये अरुणाचल है, इसके बाद ये नागालैंड है, इधर आपको ये मणिपुर दिखाई दे रहा है, यहां आप आएंगे नीचे तो ये मिजोरम है, इसके ऊपर की तरफ आप इधर जाएंगे तो ये त्रिपुरा दिखाई देगा, और यहां आएंगे तो असम से बिल्कुल लगा हुआ नीचे इधर मेघालय नजर आएगा। मतलब इधर मेघालय और यहां आप देखें मिजोरम। यहां जहां पर भी अभी मिजोरम के साथ विवाद है, लेकिन जहां पर भी और सभी के साथ इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, क्योंकि किसी एक वक्त में ये जो अलग हुए ये कई स्टेट्स हैं, ये असल में मिजोरम का ही हिस्सा हुआ करते थे, असम का ही हिस्सा हुआ करते थे। और क्योंकि अब ये अलग राज्य बन गए हैं, लिहाजा और कई जगहों पर दोनों जगह टेरिटोरियल कंफ्यूजन है। जो राज्य अलग होकर बना वो कह रहा है कि नहीं ये तो हमको दे दिया गया था, और असम कहता है ये तो हमारा था और हमारा ही है। लिहाजा ये जो असमंजस है, ये जो कंफ्यूजन है, ये आज भी कई जगहों पर प्रेवेलेंट है। ये सिर्फ मिजोरम के साथ नहीं है, असम से अलग होकर बने यूनियन टेरिटरी से जब स्टेट बना, कई हिस्सों को अलग किया गया, उस समय से ये विवाद बना हुआ है। अब जरा देखिए यहां पर आप ये समझे कि आपस की जंग छोड़ने का वक्त क्यों है। अब इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन देखिए, ये है वो रेड लैंड, चीन ड्रैगन, जो लगातार सलामी स्लाइसिंग के जरिए कभी लद्दाख की तरफ, कभी यहाँ ये जो आपको वेस्टर्न सेक्टर दिखाई दे रहा है, या ये ईस्टर्न सेक्टर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश समेत ये जो ट्राई जंक्शन, जो मैं अभी आपको जिस बात का हवाला दे रहा था, वो चिकन नेक और चिकन नेक, ये यहाँ पर देखिए, ये आपको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पर ये क्लोज कीजिए प्लीज, अगर यहाँ दिखा सकते हैं आप, ये जो है ये चिकन नेक, और यहाँ से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को जाता हुआ रास्ता, ये दुआर, और उसके बाद ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा चीन समझता है कि वल्नरेबल है हिंदुस्तान का यह हिस्सा। लिहाजा अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी से इधर अपनी बदनीयत दिखाता रहता है। लिहाजा हम तो पहले तो यह समझें कि देश के दो सूबों के बीच में जमीन को लेकर कभी खूनी संघर्ष होना ही नहीं चाहिए, और दूसरा अगर कभी किसी तरीके के विवाद की नौबत भी आती है तो कम से कम उस जगह की सेंसिटिविटी को समझते हुए कि चीन के साथ क्या दूरी है उसकी, कहां चीन पर पहले ही बदनीयत दिखा चुका है, लिहाजा वो सेंसिटिविटी समझते हुए कम से कम हमको आपस की ये लड़ाई कहीं किनारे रख देना चाहिए। ये जो हिस्सा है असम और मिजोरम के बीच में, ये बॉर्डर, ये करीब 164 किलोमीटर से ज्यादा और 165 किलोमीटर से कम, मतलब करीब समझ लीजिए राउंड फिगर में 165 किलोमीटर। दोनों ही तरफ के 3 जिले सीमा में सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। अगर आप असम की तरफ से बात करने जाएंगे तो जो कछार जिला है उसका करीमगंज जिला है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कछार ये रहा, करीमगंज ये इधर, और हैलाकंदी, इसमें सबसे ज्यादा हैलाकंदी की ही जमीन कहा जा रहा है असम की तरफ से कि वो मिजोरम ने हड़पी हुई है। और इधर अगर आप मिजोरम की तरफ से जाएंगे तो मिजोरम में आपको ये राज्य दिखाई देंगे, खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे लैलापुर, वेरंगटे, बराक, उधर बराक घाटी आपको दिखाई दे रही है, और इधर आपको दिखाई दे रही है लोंगाई नदी। ये वो इलाका है जहां पर असम समाप्त होता है, मिजोरम शुरू होता है। ये जो सीमावर्ती इलाका है, इसमें खास तौर से जो मिजोरम की तरफ से कोलासिब का हिस्सा है, ममित का हिस्सा है, ये विवाद का हिस्सा है। मिजोरम पर असम यह आरोप लगाता है कि उसने 1700 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि हमारी हड़पी हुई है। मिजोरम का कहना है ये हमारा इलाका है। अवैध कब्जे का दावा क्या है, जरा ये देख लीजिए। 1000 हेक्टेयर हैलाकंदी में हड़प लिया गया है, ये कहा जा रहा है। ये सबसे ज्यादा इलाका है हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट का ही। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कछार में 400 हेक्टेयर जमीन हड़प ली गई है, और तीसरा यह है कि करीमगंज में भी 377.58 हेक्टेयर जमीन हड़प ली गई। ये जमीन के विवाद की ग्राउंड रियलिटी है। अब इस ग्राउंड रियलिटी के बरक्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां तक हालात बन कैसे गए। अब जरा यहां देखिए, मिजोरम की दलील क्या है कि असम सरकार का दावा गलत है कि यह जमीन उनकी है। मिजोरम की दलील है कि सीमावर्ती गांवों की जमीन हमारी है, और यहां तो मिजो ट्राइब्स न जाने कब से रहते चले आ रहे हैं, असम न जाने इसको कैसे अपना बता रहा है, यह कहना है मिजोरम का। मिजोरम का यह भी कहना है कि 100 साल से मिजो आदिवासी यहां रहते आ रहे हैं। अंग्रेजों का किसी जमाने में यहां उनकी नियत बद हुई थी, वो चाहते थे चाय का बागान बनाना, लेकिन मिजो ट्राइब्स के यहां पर डोमिसाइल के हिसाब से अगर आप देखें तो यह जमीन मिजोरम की है, और असम का दावा गलत है, उसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि अंदर खाने कहीं यह भी कहा जा रहा है कि अवैध घुसपैठ के बाद असम की तरफ से लोग मिजोरम के इन हिस्सों में आकर बसने की
इच्छा रख रहे हैं, तो अब ये मामला जियोग्राफिकल डिस्प्यूट का कम रह गया है और एथनिक डिस्प्यूट बड़ा हो गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान प्रमोद स्वामी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं अतुल लोंधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा दीपक दीवान नॉर्थ ईस्ट के मसलों को बहुत अच्छे से जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आरवीएस मनी, पूर्व आईएएस, इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं, इतिहास जानते हैं, कब कब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए और कहां क्या फेल हुआ ये भी वो बहुत अच्छे समझते हैं। आरके सिंह साहब पूर्व आईजीपी हैं सीआरपीएफ के, तो सेंट्रल फोर्सेस के हिसाब से, इस जगह की सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से इस पूरे मामले को समझा सकते हैं। लेकिन पहले विपिन चौबे के पास जाएंगे। विपिन चौबे, अभी हालात कैसे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, आगे समाधान की तरफ रास्ता बढ़ रहा है क्या? देखिए, हालात शांतिपूर्ण है लेकिन चिंताजनक है, और इसीलिए इसी चिंता को समझते हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। और कल जिस जगह पर हिंसा हुई थी वहां पर किसी को भी आने जाने की मनाही है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं दिनेश, यहां से महज 500 मीटर दूर ये जो रास्ता जा रहा है, आगे सीआरपीएफ का कैंप है और सीआरपीएफ के कैंप के ठीक बगल में कल गोलीबारी और आगजनी हुई थी, जहां पर ये कल पूरी घटना हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके को पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनी में तब्दील किया गया है। आम नागरिकों के आने जाने पर मनाही है और डर अभी भी है कि इस नाजुक मौके का फायदा कहीं ना कहीं उपद्रवी उठा सकते हैं, और लोगों को एहतियातन इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि मेरे पीछे जो पहाड़ी है दूर, जो शायद अंधेरे की वजह से अब ना दिख रही हो, इस पहाड़ी में अभी भी उपद्रवी हो सकते हैं और अगर कोई सिविलियन या मीडिया कर्मी जाता है तो वो उसको अपना निशाना बना सकते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए फिलहाल आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जरूर है कि सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स और आसाम पुलिस के टॉप ऑफिशियल से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि टॉप लेवल बातचीत चल रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों से लेकर लगातार बातचीत हो रही है और हालात कैसे शांतिपूर्ण बने रहें इस पर चर्चा हो रही है। और खबर यह भी है कि दिल्ली में कल केंद्रीय गृह सचिव एक बड़ी बैठक इस पर बुला सकते हैं और जल्द से जल्द जो 49 साल पुराना सीमा विवाद है उसका हल निकालने की कोशिश हो रही है, जहां चीफ सेक्रेटरीज हिस्सा लेंगे और यहां जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बैठक बुलाई है। बहुत धन्यवाद आपका, अपना ख्याल रखिएगा और ये खबरें लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया विपिन। अब चल सकता हूं मैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस ने ये कहा है कि दोनों जगहों पर, एक में बीजेपी खुद, एक में अलायंस के साथ, और वहां दोनों राज्यों के बीच में ये। प्रमोद स्वामी जी नमस्कार। हाँ बोलिए। ये क्या चल रहा है प्रमोद स्वामी जी, और बीजेपी का टेक क्या है? नहीं देखिए, कांग्रेस जो कह रही है तो 60-70 साल तक तो उन्होंने ही देश में राज किया और ये समस्या तो काफी पुरानी समस्या है, कोई आज की समस्या नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 1972 में केंद्र शासित राज्य था और 1987 में मिजोरम जो है एक राज्य के रूप में उसको अस्तित्व में आया और 1933 में अधिसूचना के माध्यम से लुसाई हिल्स को का सीमांकन किया गया था। तो हमारा इसमें यही कहना है कि ये मामला बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन जो रिजर्व फोर्स जो फॉरेस्ट है, जो इनर लाइन जो फॉरेस्ट है, वहां उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। वहां उन लोगों ने अपनी जो पुलिस के वहां उन्होंने कैंप लगा दिए, आर्म फोर्सेस के उन्होंने कैंप वहां लगा दिए। तो फॉरेस्ट रिजर्व में इस तरह का कंस्ट्रक्शन की मनाही है। ये भारत सरकार का कानून है कि फॉरेस्ट रिजर्व में आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमने तो फॉरेस्ट को तो किसकी गलती है प्रमोद स्वामी जी, किसने लगा दिए कैंप्स और किसको रोकना था जो नहीं रोक पाए? मिजोरम ने लगाया ना, मिजोरम वहां सड़क बना रहा है। फॉरेस्ट रिजर्व जो तो एरिया पूछा जा रहा है, है, कांग्रेस यही तो पूछ रही है कि आप एक जगह पे सब पूरा फुल फ्लेजेड सरकार चला रहे हैं, आप दूसरे आप अलायंस के साथ सरकार चला रहे हैं, तो फिर आपके काबू में क्यों नहीं है चीजें? नहीं देखिए, वहां मिजोरम में सरकार है, एक मित्र दलों की सरकार है, आसाम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये बाउंड्री जो प्रॉब्लम है ये कोई आज की समस्या नहीं है। कांग्रेस के समय में भी क्या दिल्ली में कांग्रेस की थी और सरकार नहीं, वो ठीक है, वो पुराना विवाद है, मैंने अभी खुद बताया 100 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है सर। लेकिन ये फॉल्ट लाइंस अभी सरफेस में क्यों आ रही हैं? अभी क्यों इसमें आग लग रही है सर?
नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो भारत सरकार का जो कानून है कि इनर लाइन फॉरेस्ट में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन आरंभ कर दिया, वहां उन्होंने आर्म फोर्सेस की जब चौकियां बैठा दी, तो यहाँ हमारे जो उच्च अधिकारीगण है वो उनसे बातचीत के लिए गए, वहां उन्होंने फायरिंग चालू। अतुल लोंधे जी के पास जाता हूं, अतुल लोंधे जी के पास जाता हूं सर, आपकी बातों का जवाब लेने के लिए, क्योंकि आपने ये सब कुछ इतिहास पे डाल दिया। आपने जानबूझकर फॉल्ट लाइंस छोड़ी ताकि एक दिन वो सुलग सकें और उसमें सियासत की रोटियां सेकें। अतुल लोंधे जी, सवाल आपसे। हाँ, एक ऐसा है कि सियासत की रोटियां कौन सेकता है, ये अभी भारतवर्ष में सबको पता चला है, और TV9 भारतवर्ष में दिख रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे, उन लोगों ने क्या मिजोरम के लोग भारत देश के बाहर रहते हैं या असम के लोग भारत देश के बाहर रहते हैं? तो 2 दिन वहाँ पर अमित शाह जी थे, तो उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई है उसमें क्या वो ये विवाद सुलझा नहीं सके? ट्विटर पर आकर लड़ रहे, अलायंस के और बीजेपी के दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, और वो ट्विटर पर आकर लड़ रहे हैं, और वो बॉर्डर स्टेट है। आपने चिकन नेक का भी उल्लेख किया, और चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ शुरू है वो उसका भी आपने जिक्र किया, वो सही किया। तो क्या अमित शाह जी को सिर्फ सरकार बनानी आती है, सरकार गिरानी आती है, सरकार चलानी नहीं आती है? तो इंटरनल सिक्योरिटी अमित शाह जी का मैटर है। अमित शाह जी सवाल पूछा गया, उसका जवाब भी दे दीजिए ना। जब ये राज्य सर एक सेकंड, अतुल लोंधे जी, जवाब ही दे रहा हूं ना। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब मीजो अकॉर्ड के समय ये साफ हो गया था कि 1933 के हिसाब से आप कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि 1875 के हिसाब से होगा, तो आपको तो मालूम था कि आने वाले दिनों के लिए इसमें विवाद की गुंजाइश है, फिर इसको कैसे, इस लूप होल को प्लग क्यों नहीं किया गया सर? एक बात दिनेश जी आप ध्यान में रखिए कि ये पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक लोगों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर करने के बजाय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करते ना, तो ये मसला नहीं उठता है। ये मसले तो खड़े हैं। इन्होंने तो कहा था 60 साल बनाम 60 दिन 60 महीने, फिर 60 महीने इनको मिले हैं, तो ये सुलझा नहीं पा रही, इनका दूसरा टर्म है। फिर भी सारी चीजें अगर इतिहास पे छोड़ के जाना है तो छोड़ दो, सत्ता गद्दी छोड़ दो, नहीं होता है आपसे। तो सरकारें गिरानी आती है, सरकारें बनानी आती है, सरकारें चलानी नहीं आती है, ये तो सिद्ध हो गया। GDP उल्टे सर पे खड़ी हो गई है। लेकिन हर चीज अगर कांग्रेस पे डालनी है तो यही चीज बोलकर आप सत्ता में आए हो। सियासत का यही तेवर है, यही मिजाज है, जिम्मेदारी, और इसमें ऐसे ही लगता है कि मुद्दे जो हैं वो फुटबॉल हैं, हम साथ में और एक दूसरे के गोल पोस्ट की तरफ फेंके जाएंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। अतुल लोंधे जी, आपने कह दिया कि आप पास्ट में मत जाएं, अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं तो पास्ट का हवाला मत दें, आप छोड़ें कुर्सी, और जाहिर है आपका यही रवैया है। लेकिन मैं दीपक दीवान जी के पास जाऊं उससे पहले अहम खबर बता दूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की 2 टूक, जमीन का 1 इंच टुकड़ा किसी को नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन जमीन की रक्षा जरूर करेंगे। विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है असम सरकार। मर जाएंगे लेकिन 1 इंच टुकड़ा किसी को नहीं देंगे। देश के राज्यों के बीच में क्या चल रहा है, सुनिए। So my point is very clear. We will die, but we will protect our land. And Assam will not launch counter attack. That is not in our DNA. Assam will not launch counter attack. We will sit down in the border. We will die, but we will protect our boundary. I am not going to leave an inch of my land. दीपक दीवान साहब, ये जियोग्राफिकल मामला है कि एथनिसिटी का मामला है? एक्चुअली क्या है ये देखिए, ज्योग्राफिकल मामला है, इसकी हिस्ट्री है। सिर्फ ये है कि हम अगर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, जब कुछ पहले भी, कोई पहली बार नहीं हुआ है ऐसा इंसिडेंट, ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस लार्ज स्केल वायलेंस में जहां 2 पुलिस फोर्सेस के बीच में फायरिंग हुई। ये पहली बार हुआ, और ये पहली बार हुआ कि पुलिस फोर्स से मिजोरम की पुलिस फोर्स ने असम की पुलिस फोर्स के जवानों को मार गिराया। ये पहली बार हुआ है, मगर ये इनका जो डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार यहाँ पे ऐसे ही ब्लॉकेज हो गया था। कचार से जो सड़क आती है, सिलचर से जो सड़क आती है मिजोरम वाया वरंगटे, कोलासिब होते हुए आइजॉल तक, वो कचार में ब्लॉक कर दी थी इन्होंने। तो मिजोरम में किल्लत हो गई थी पेट्रोल डीजल के लिए, तो उसके लिए अगरतला से धर्मनगर से होते हुए पेट्रोल मिजोरम पहुंचाया गया था। ठीक है। तो ये स्कर्मिश जो है ये होती रही है। मेरे ख्याल से हम लोग जब भी कुछ ऐसा होता है 2-4 दिन बंद होता है, बैठ बैठा के बात कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। मगर अब जो लार्ज स्केल वायलेंस है, इसका एक कारण मिजोरम की अगर आप सुने, उनका कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि असम बांग्लादेशी घुसपैठियों को, इलीगल माइग्रेंट को यहाँ फॉरेस्ट में सेटल कर रहे हैं। राइट। और दूसरी बात यह कि हेमंत बिश्वा का ये कहना कि
हमारी जान चली जाए, हम एक इंच नहीं देंगे। पहले ये तो प्रूव हो जाए कि ये इंच असम की है या मिजोरम की। आपके इस तरह के स्टेटमेंट देने से तो ये प्रोवोकेशन हो रही है। आपको बताऊं 10 जुलाई को एक स्थिति हुई थी पैदा, ऐसी ही स्थिति जैसी कल हुई। कल तो फायरिंग हो गई, पर 10 तारीख को असम पुलिस और मिजोरम पुलिस आमने सामने खड़ी थी दोनों। तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ये नौबत ये दिख रहा था कि कहीं इसका कल्मिनेशन ऐसा ना हो जाए। दीपक दीवान साहब कह रहे हैं कि इसका इतिहास पुराना है, गाहे बगाहे ऐसा होता रहा। कई बार वो NH 306 उसके जाम होने की भी खबरें हमको याद हैं, किस तरीके से मिजोरम में चीजों की सप्लाई का टोटा हो गया था, और अब यहां तक अब गोली चलने तक नौबत पहुंच गई। RVS मनी साहब, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ऐसा है, इसमें जिम्मेदार तो क्या किसी पर आज ये नहीं बता सकते कि कौन जिम्मेदार है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मेरे पूर्व प्रवक्ता दीपक जी ने कही थी, तो ये जो कुछ जो बांग्लादेश है, विशेष तौर पे आपको करीमगंज जो सटता हुआ इलाका है, वहाँ पर काफ़ी घुसपैठियाँ हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रॉब्लम है। वो एक मैं नहीं कह रहा, 10 साल पहले फॉर्मर सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह रखा है, VHS ब्रह्मा जी ने। तो ये अब क्योंकि इन्होंने अब इधर अंदर आए या उन्होंने अपना समझ के घुसपैठियों को वापस आए, इसका कोई संज्ञान किसी को नहीं है। तो ये एक मूल कारण है। उसके अलावा भी 2 स्टेटों के बीच में, देखिए, उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों का एक बहुत बड़ा है, इसके लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। असम के लिए भी 371B है, तो मिजोरम के लिए 371C है कि उनका जो लोकल रिलीजियस और प्रैक्टिसेस को और लैंड यूसेज एंड लैंड ट्रांसफर प्रैक्टिसेस को कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसे प्रावधान है मिजोरम के लिए विशेष तौर पे। तो उनको अपने लैंड से बहुत मेंटली और बहुत ही आत्मिकता से वो बड़े जुड़े हुए होते हैं। तो लैंड अगर तो इस वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है। और उसमें अगर घुसपैठी घुसेंगे कहीं ना कहीं से, करीमगंज से आए या सिलचर से आए या बाराकवाली में कहीं से भी आए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात है, देखिए, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, इस सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कुछ विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफी कुछ किया है, परंतु ये ऐसे स्किर्मिशेस को, इसको जो विरासत से लेके आगे जा रहे हैं, 1973 से हो, 1943 से हो या 73 से हो या 1972 से हो या 1987 से हो, कोई सा भी हो। सर नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये विरासत के तौर पर लेकर जा रहे हैं तो ये सियासत को सूट कर रहा है इसलिए है, या इसका कोई समाधान नहीं है इसलिए है? मैं जरा इसको लेकर पूर्व IGP के पास जाना चाहूंगा, RK सिंह साहब के पास। RK सिंह साहब, ये एक्चुअली क्या है? क्योंकि यहां देखिए सटल तरीके से ये बात कही गई, लेकिन दोनों ने इस बात का उल्लेख किया। क्या मिजोरम में 122% मुस्लिम आबादी का बढ़ना 1991 से लेकर 2021 तक, क्या ये कंसर्न है सर? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्कुल सही दिनेश, ये कंसर्न का मसला बनता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एथनिक एंगल इसमें है, बहुत ज़्यादा एथनिक एंगल है। और जैसा मनी साहब ने कहा है, आपको मैं बता दूं कि फुट हिल्स में जितने भी फुट हिल्स हैं, सब जगह ये बांग्लादेशी मुस्लिम जो है इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, इवन आप उत्तरांचल चले जाइए, फुट हिल्स पूरा भर गया है उन लोगों से। दिल्ली भरा हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों से। तो जब ये लोग आते हैं, ऐसा है, एक चीज मैं बता दूं दिनेश, प्लीज नोट इट, कि हमारे आसाम के लोग बड़े सिंपल होते हैं, हमारे ट्राइबल्स बड़े सिंपल दिल के होते हैं, और इसी कारण इनको मिसयूज किया है बांग्लादेश से आने वाले इन्फिल्ट्रेटर्स ने। पहले उन्होंने उनकी जमीन को कम खर्चे पे उसको उनकी जमीन का देखभाल किया और धीरे धीरे पैसा अर्न करके उन्हीं की जमीन खरीद ली। और आसाम के लोग बेचारे इतने शरीफ हैं, वो समझ नहीं पाए कि ये आदमी हमारा काम कर रहा है या हमें लूट रहा है। और धीरे धीरे ये लोग बढ़ते चले गए। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये नोट करने के लिए आप कह रहे हैं, तो मैं इसको जरा इसको दोहरा देता हूं। सर RK सिंह साहब, आप ये जो बात कह रहे हैं इसको दोहरा देता हूं कि ये जो घुसपैठिए आए, एक्चुअली इन्होंने वहां के जो
एथनिक लोग थे, जो ट्राइब्समैन थे, उनकी और जल जंगल जमीन इन तीनों से प्यार करता है आदिवासी और इसको किसी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता। लेकिन क्योंकि उसको सस्ते कामगार मिले, सस्ते लोग मिले जो काम करते थे, उससे उन्होंने काम कराया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि धीरे धीरे जमीन पर काबिज होते जाएंगे। एक्चुअली मामला यह है जो दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद के तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रमोद स्वामी जी के पास इस बात के लिए मैं चलूंगा कि क्या वो भी इस तरीके से इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देख लीजिए। असम और मिजोरम बॉर्डर पर तनाव बरकरार। मिजोरम की तरफ हथियार के साथ लोग जुटे, लैलापुर बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह बैन। सुरक्षा बलों ने लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान, लैलापुर बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह बैन। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो इसे समझने के लिए आपको और पर्सपेक्टिव देगी। एक्चुअली ये क्या चल रहा है और जो चल रहा है उसमें क्या ऐसा है जो नजर आता है और क्या ऐसा है जो छिपा हुआ है, लेकिन वो असल में बड़ा फैक्टर है। इतिहास के पन्नों में जमीन की जंग, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है कि विरासत के तौर पर स्कर्मिशेस को, झड़पों को लेकर चले आए और इसीलिए कल्मिनेशन पहुंच गया गोलीबारी तक। जरा देखिए इतिहास के पन्ने से जमीन की जंग, ब्रिटिश हुकूमत के साथ विवाद। 1830 तक कछार, जो कि अब एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, वो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और 1832 में कछार के राजा की मौत हो गई थी। कछार के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए एक अंग्रेजों के जमाने में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, एक सिद्धांत जिसके तहत अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो लुशाई हिल्स पर चाय बागान लगाना, यह चाहत थी ब्रिटिशर्स की। लुशाई हिल्स मतलब आज का मिजोरम। चाय बागान से मिजो आदिवासी बेहद नाराज थे। 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन ILR 1875 ये लागू किया गया, ये फोर्स में आया और 1933 में कछार मिजो हिल्स के बीच एक नई रेखा खींची गई, जहां पर सीमा रेखा का विरोध मिजोरम की तरफ से किया गया, क्योंकि यहां पर पहले जो है ट्राइब्समैन को यह लगा था 1875 ILR के हिसाब से कि उनकी जमीन सेफ हो गई और कम से कम उससे छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन 1933 में जो रेगुलेशन आया उसके तहत उनको यह लगा कि इसमें तो जमीन गई, और तब से वो ये कह रहे हैं, और इसीलिए असम अकॉर्ड के बारे में मैं कह रहा था आपको कि जब ये अकॉर्ड हुआ तब ये कहा गया कि हम तो 1875 वाले ILR को मानते हैं, मिजोरम ने कहा, लेकिन उसको समझाया गया कि असल में 1933 के प्रोविजंस के हिसाब से ये जमीन हटेगी। 1887 में मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। मिजो पीस अकॉर्ड को आधार बनाकर अलग राज्य बना। 1933 एग्रीमेंट को आधार बनाकर मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। मिजो ट्राइब्स ने 1875 के तहत बॉर्डर स्वीकार किया। 1987 से असम मिजोरम सीमा विवाद बढ़ता चला गया और अब उसका कल्मिनेशन कहां हुआ ये आप सबके सामने है, जहां पर एक दूसरे राज्यों की पुलिस आमने सामने है। अभी हालात ऐसे हैं कि वहां पर आवाजाही बैन है और सीआरपीएफ को देखना पड़ रहा है। असम का हिस्सा मिजोरम में 1966 में क्या हुआ? 1966 में यह हुआ कि असम का हिस्सा था और मिजोरम में अकाल पड़ा। मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने इसमें मदद मांगी। असम सरकार ने मदद की मांग को ठुकरा दिया। मिजो ने विद्रोह करके नेशनल फ्रंट बनाया और 1 मार्च 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोही सुर दिखाई दिया। असम राइफल्स के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया। तिरंगा हटाकर विद्रोहियों ने अपना झंडा वहां पर फहरा दिया था। 5 मार्च 1966 को एयरफोर्स के विमान पहुंचे और हफ्ते भर तक मिजोरम में बमबारी होती रही। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह को दबाना इसका मकसद था। इतिहास में यह पहली बार था जब देश में बमबारी की घटना हुई थी। अपने ही देश के किसी हिस्से में एयरफोर्स को जाकर बम गिराना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर बमबारी हुई और 1980 तक भारतीय सेना बमबारी से इनकार करती रही है। तो ये वहां का बैकग्राउंड है, जिसके पर्सपेक्टिव में अगर आज की घटना को आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक क्या हो गया। ये स्कर्मिशेस, ये झड़पें, ये घटनाएं असल में ऐसे भी कल्मिनेट हो सकती हैं। कुछ लोगों ने पहले ही अंदाजा लगाया होगा और कुछ लोगों ने सोचा होगा मामला इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, आज जो सत्ता सीन है जिम्मेदारी उनकी है। लोंधे साहब कह रहे हैं पास में मत जाइए। बिल्कुल, और उस जिम्मेदारी को सरकार निष्ठा के साथ निभाने के लिए तैयार है और हम बातचीत के द्वारा हर समस्या को हम समाधान करना चाहते हैं। और इसके पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल ये भी सही है कि ये समस्या आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और इस समस्या को हम बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। लेकिन जो सीमावर्ती जो दो राज्य है, असम और मिजोरम,
जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो फायरिंग की घटना हुई है वो आसाम की सीमा में हुई और वहां बातचीत करने के लिए गए थे आईजीपी आसाम के, डीआईजी आसाम के, डीसी कछार के, एसपी कछार के और डीएफओ कछार के। ये बातचीत करने गए थे। बातचीत करने इसलिए गए थे कि जो वहां रिजर्व जो फॉरेस्ट है वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन आरंभ कर दिया और आर्म फोर्सेस की वहां चौकी उन्होंने बैठा ये तो बताइए आपने। हाँ जी। तो लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लैंड ऑफ लॉ आप फॉरेस्ट रिजर्व में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये बात बताइए। तो वो बातचीत करने जब गए तो उनके ऊपर में आर्म फोर्सेस ने, वहां के जो आर्म फोर्सेस, या ये सवाल उठता है, ये एक तहकीकात का विषय हो सकता है कि सिविलियन के हाथों में आर्म्स किसने दिए। एलएमजी से फायरिंग की गई और यही बड़ी दुख की बात है। अब इसका हमारे राजनीति, कांग्रेस के राजनीति, सर ये कौन बताएगा कि सिविलियन के हाथ में किसने दिए, ये वेपन्स कैसे गए, कौन बताएगा? मिजोरम पुलिस ने, अतुल लोंढे कह रहे हैं पेगासस का इस्तेमाल अगर आपने सर्विलांस के लिए सही तरीके से किया होता तो आपको पता होता। नहीं, ये पेगासस का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बताएं कि इन्होंने चाइना से किस लिए एमओयू साइन किया था। ये आज तक नहीं बता पाए कि चाइना से इन्होंने कौन सा एमओयू। अतुल लोंढे, आपने एक बात कहा कि 60 साल बनाम 60 महीने, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो गड्ढे नहीं बचे। एक सेकंड प्रमोद स्वामी जी, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। अतुल लोंढे जी, आप कह रहे हैं कि 60 साल बनाम 60 महीने, मतलब ये कि अगर 60 महीने में गड्ढे नहीं भरे तो हमको एक बार फिर से दो, तुम हटो सत्ता से, हम गड्ढे और बनाएंगे। दिनेश जी, एक बात आप समझ लीजिए, अपनी जिम्मेदारी और अपने जवाबदेही को झटक देना, उसको बगल देना, इसको अगर राजनीति कहते हैं और आप उसको मानते हो तो फिर वो आपकी बात है। सवाल ये है कि अगर स्टेट एक्टर, दोनों स्टेट, इंडियन स्टेट अगर सामने वेपन्स लेके खड़े होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल अथॉरिटी की है। आप कह रहे हैं आईजी गए, एसपी गए, डीआईजी गए, ये ब्यूरोक्रेटिक लोगों के द्वारा सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है? आपने नॉर्थ ईस्ट ये इंपॉर्टेंट बात है सर, आप किस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको गुम नहीं होने देना चाहता सर कि ये पॉलिटिकल विल से सुलझेगी या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर सुलझने वाली ये बात है। इसको लेकर जाने दीजिए मुझे जरा, इस बात को खो मत जाने दीजिए। ये अहम खबर बताने के बाद मैं जाता हूं इस बात को लेकर। विवाद के बीच असम सरकार का बड़ा फैसला, मिजोरम बॉर्डर पर 4000 कमांडोज तैनात होंगे, असम पुलिस के आईजी बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे, असम इलाके में हुई झड़प जांच में करेगी असम पुलिस, इसमें जांच आगे बढ़ाएगी। मनी साहब, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर सुलझेगा या पॉलिटिकल अथॉरिटी को सुलझाना चाहिए और वो नहीं कर पा रही है? देखो, ये सुलझेगा तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तो आदेश लेके काम करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे सुलझेगा। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण, मैं दीपक दीवान जी किसी और संवाद में भी थे इसी सब विषय में, एक निष्ठा और एक धीरज। देखिए, और ये पूर्वोत्तर राज्य का दो स्टेट का नहीं है, हर स्टेट के साथ, असम के साथ बॉर्डर है, और क्योंकि वहाँ जो ट्राइबल्स हैं वो अपने कल्चर को ज़्यादा मानते हैं, वो जहाँ तक भूमि, जल और जंगल के बारे में अपनी कल्चर के ऊपर ज़्यादा उनका, इसलिए 371 में डिफरेंट प्रावधान की गई है। और इसी कारणवश अभी इसको अवसर बनाते हुए इसको तो इमीडिएटली फायर फाइटिंग करके पहले जो हिंसा चल रही है उसको रोक के, इसको एस्केलेट करके सारे 7 सीएम्स को साथ बिठा के एक टाइम लाइन लेके 3 महीने के साथ जितनी भी इनकी शंकाएं, आपस की बातें हैं, आपस की शंकाएं हैं, उसको समाधान देना ये दायित्व बनता। अब ये बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट में काफी कुछ काम किया, डिसअफेक्शन को रिमूव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा बना है जितेंद्र सिंह के टाइम पे, परंतु इसमें ध्यान नहीं दिया। अब ये अवसर बनाओ, अब इस मामले पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दीपक दीवान जी, मैं आपके पास आने वाला हूं कि अगर इसमें एथनिसिटी भी एक मामला है, दूसरा इसमें जो हिस्टोरिकल हम बता रहे हैं, जियोग्राफिकल, वो एक मुद्दा है ही। क्या आपको लगता है ये जो घटना हुई ये उजाले के जस्ट पहले गहरा अंधेरा है, अभी कल्मिनेशन होना बाकी है? ये मैं आपसे समझने के लिए आऊंगा। एक अहम खबर बता दूं, दो राज्यों के बीच की तकरार और बढ़ी, मिजोरम रोड पर कई लोगों का चक्का जाम, असम के लोगों ने कई जगहों पर जाम लगाया। गोलीबारी के विरोध में मिजोरम के खिलाफ लोग असम से होकर ही मिजोरम जाने का रास्ता खोजते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं जाम लग गया है। दीपक दीवान साहब, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी मुश्किलें और हैं? देखिए, समाधान की तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों राज्य को एक दूसरे की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी के साथ झगड़ा करके अपना दरवाज़ा बंद कर लें और आपका घर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। देखो, मिज़ोरम से अगर आपको बाय रोड जाना है
आपको असम से होके जाना पड़ेगा, या फिर अगरतला से होके जाओ, या फिर मणिपुर से होके जाओ, जहाँ सड़क ही नहीं है, जो मिजोरम और मणिपुर के बीच। तो जो ज़रूरत का सामान है, डेली नीड्स जो हैं, वो सब सिलचर से होके आइजॉल पहुंचती हैं, असम से होके जाती हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों राज्य चाहेंगे कि इसका समाधान हो, और ये समाधान पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए। दोनों राज्य के नेताओं की आपको ईगो छोड़नी पड़ेगी। ये सब कहना छोड़ दें कि हम 1 इंच नहीं देंगे, पहले प्रूफ तो हो जाए किसका है लैंड। जब यही नहीं पता, दोनों इससे डिस्प्यूटेड है। बात आप कह रहे हैं सर, उसके पहले ऐसे स्टेटमेंट अगर आ जाएंगे तो वो अगर कहीं समाधान की तरफ बढ़ते कदम है तो वो भी थम जाएंगे। तो इसको लेकर राइट। आरके सिंह साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। आरके सिंह साहब, कितना कठिन या आसान लग रहा है आपको निकट भविष्य में इसका समाधान? देखिए, कठिन है, बहुत कठिन है दिनेश, लेकिन मेरा अनुरोध ये होगा, जैसा मिस्टर मनी ने कहा है, कि पहले तो इसको फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी है उनको समझना पड़ेगा कि ये दोनों स्टेट हमारे हैं, ये हमसे अलग नहीं है, भारत देश के हैं। और ब्लॉकेड करके और प्रेशर टैक्टिक्स से दूसरे को परेशान किया जा सकता है, उससे कोई निर्णय नहीं हो सकता उससे, और ना कोई सलूशन निकल सकता है। तो ये ब्लॉकेड वगैरह ना करें, और एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी, इसलिए बेहतर है। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इनको कम से कम अपने हाथ और मुंह दोनों बांध के रखने चाहिए। ये लोग सिचुएशन को खराब करते हैं, ये लोग भड़काते हैं, इनको वोट चाहिए, इनको देश से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और इसीलिए ये हमें और पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपने एक ये स्टेटमेंट दिया है, जिसमें सिंह साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को ये सूट करता है, वहां पर एक घाव नासूर बनता है जहां पर पॉलिटिक्स को सूट करता है। मैं इसका जवाब लूंगा। प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले अहम खबर बता दूं। असम के सीएम हेमंत का कांग्रेस को सीधा जवाब, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, सीमा विवाद का मुद्दा है, ये 2 राजनीतिक दल नहीं, 2 राज्यों के बीच का विवाद है। तब भी विवाद था जब दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार थी, लिहाजा इसको उस चश्मे से ना देखा जाए। प्रमोद स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने। और इसके पहले जो वक्ता, जब मैंने कहा कि आईजी और डीआईजी लेवल के लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्तर पे बात क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल पॉलिटिक्स स्तर पे बात हो रही है। उस दिन भी हमारे चीफ मिनिस्टर और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के बीच में, हमारे कह रहा हूँ जब आसाम के, क्योंकि मैं आसाम का प्रवक्ता हूँ, तो वो उन्होंने, आसाम बीजेपी का, तो उन्होंने 6 बार बात की है। राज्य स्तर पे, राज्य सचिव स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है, ठीक है, इसका एक बातचीत के द्वारा इसका समाधान भी निकलेगा और निकलना भी चाहिए। अब हमने कहा कि 1933 में जो अधिसूचना है उसके आधार पे निकलना चाहिए, वो लोग 1875 की बात कर रहे हैं। तो बातचीत के द्वारा जो भी समाधान निकलेगा उसको दोनों राज्य सरकार मानेंगी। और इसीलिए बातचीत करने के लिए वहां जब जो फॉरेस्ट लैंड में जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, जब वो बातचीत करने जब गए तो उनपे गोली चलाना। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बातों से हमारे दर्शक कोई कंक्लूजन निकाल पाए होंगे और समाधान की तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं, ये भी मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि ये शुभकामनाएं दूंगा। कल जो बैठक होने वाली है उससे सार्थक समाधान निकले। लेकिन ये वैसा ही है जब हमारे सामने चीन अतिक्रमणकारी सामने दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान इधर दुश्मन है, कोविड, इकोनॉमी, सारी समस्याएं सामने हैं, तब बजाय दुश्मन से लड़ने के हमारा हाथ हमारे पैर से लड़ने लगे, हमारे अंगों में आपस में लड़ाई होने लगे, तो हम दुश्मन का मुकाबला कब करेंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।